रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है एफएससी पार्ट 1 का से, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्पीड ऑफ लाइट की और स्पेक्ट्रोमीटर की। जो आजकल हमारा लेक्चर है उसमें हम फाइबर ऑप्टिक्स जो है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ये देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक हेयर होता है उसके बराबर का उनका साइज़ होता है और उतने ही वो थिन होते हैं। उनका काम ये होता है हमारे पास वो एक जगह से दूसरी जगह पे लाइट की सूरत में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते होते हैं। सही है। तो वो यहाँ पे कहते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन हैज़ कम्युनिकेटेड यूजिंग फ्लैशेस ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट बाय डे एंड लैंटर्न्स बाय नाइट। अब हमारे पास हज़ार साल पहले अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था वो हमारे पास जो डे टाइम सनलाइट है उसको ही रिफ्लेक्शन के ज़रिए की जाती थी और नाइट टाइम जो लैंटर्न्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन की वजह से कम्युनिकेशन होती थी। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं ग्रैहम बेल इन्वेंटेड फोटोफोन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। जैसे ही हमारे पास टेलीफोन इन्वेंट हुआ तो बाद में जो ग्रैहम बेल हैं उन्होंने फोटोफोन को इन्वेंट किया। सी है। वो कहते हैं हिज फोटोफोन यूज्ड आ मॉड्यूलेटेड बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। यहाँ पे अब उन्होंने जो इस्तेमाल की वो थी हमारे पास रिफ्लेक्टेड सनलाइट की बीम से, जिसका फोकस था जो फोकस करती थी फोकस अपॉन सेलेनियम डिटेक्टर। हमारे पास एक डिटेक्टर था सिलेनियम का बना हुआ, वो प्लेस था कहाँ पे भला 100 मीटर्स अवे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके एडवांटेजेस। वो कहते हैं इट हैज़ लार्ज एडवांटेजेस ड्यू टू यूज़ ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ रेडियो सिग्नल्स। यानी कि इसका एडवांटेजेस लार्ज एडवांटेजेस ये है क्योंकि इसमें जो होता है ऑप्टिकल सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि लाइट सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं बजाय इसके कि रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल हों। सही है। नेक्स्ट वो कहते हैं इट हैज़ अ वाइडर बैंड विड्थ ऑफ कैपेबिलिटी एंड सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो नहीं हो सकती थी। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये उससे महफूज है। सो इसका ये भी एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक और एडवांटेजेस इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनको इस्तेमाल करके जो लाइट होती है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब उन प्लेसेस पे जहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वहाँ पे लाइट पहुँच सकेगी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से ऐसा पॉसिबल हो गया। ये भी एक उसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट फिर है इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ लॉन्ग्स। यानी कि हमारे पास जो लॉन्ग्स के इंटीरियर साख्त होती है उसका स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी के लिए भी हम फाइबर ऑप्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए उनकी स्टडी के लिए हम क्या करते होते हैं, एक हमारे पास फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो बॉडी जो होती है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उसकी मदद से फिर जो उसके अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं द कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ अ लार्ज कैपेबिलिटीज़। यानी कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो बेस कर रहा हो ऑप्टिकल फाइबर पे उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। यानी कि हमारे पास जो गुफ्तगू होती है टेलीफोन के ज़रिए उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और हमारे पास जो टीवी प्रोग्राम और डाटा ट्रांसफरिंग से मुतल्लिक जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो इसके ज़रिए हो सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं इट हैज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। जो हमारे पास इमेज की ट्रांसमिशन होती है और रिसेप्शन होती है उसकी एफिशिएंसी को भी ये इंक्रीज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक जो सिस्टम होता है उसमें स्मॉलर एंड लाइट वेट केबल्स इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वो कहते हैं अ फाइबर ऑप्टिक विद इट्स प्रोटेक्टिव केस इज़ अबाउट 6.0 मिलीमीटर इन डायमीटर विच कैन रिप्लेस अ 7.6 2 सेंटीमीटर डायमीटर बंडल ऑफ कॉपर वायर्स कैरिंग द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स। यानी कि हमारे पास पहले जो हमारे पास प्रोटेक्टिव केस है उसका जो डायमीटर है वो है हमारे पास 6.0, उसने रिप्लेस कर दिया किसको बोला 7.62 सेंटीमीटर वाले डायमीटर को, जो कि बना हुआ होता था कॉपर वायर्स का। लेकिन सिग्नल्स दोनों में जो सिग्नल्स की अमाउंट है वो सेम ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास है फेबर ऑप्टिक प्रिंसिपल, सही है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वो कहते हैं द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके ज़रिए जो लाइट की प्रोपगेशन होती है उसको रिक्वायर होता है, रिक्वायर्स द एट लाइट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद इन द फाइबर, मतलब उसमें ये होता है कि हमारे पास जितनी भी लाइट हो वो कन्फाइंड रहे फाइबर के अंदर, सही है, जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे बाहर ना जाए, एंड कैन नॉट स्केप फ्रॉम इट, यानी कि उससे बाहर रिलीज़ ना हो, उसी के अंदर ही रहे जो लाइट होती है हमारे पास। ये हम किस वजह से पॉसिबल बना सकते हैं, ये हमारे पास दो रीज़न है इनको पॉसिबल बना सकते हैं कि लाइट जो होती है वो हमारे पास ऑप्टिक के अंदर ही रहे। वो दो तरीके हैं हमारे पास, वो ये हैं, एक तो ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसको देख लेते हैं जी हमारे पास क्या होता है। इसी डायग्राम को भी हम समझ लेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखें, फिर इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम डायग्राम देखेंगे। वो कहते हैं व्हेन आर लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टूवर्ड अ रेयर मीडियम। अब हमारे पास जो लाइट होती है वो ट्रैवल करे अगर डेंसर मीडियम मतलब जो भारी होता है, और रेयर मतलब जो हल्का फुल्का सा मीडियम होता है, जैसे हवा हो गया, सही है, और डेंसर जैसे ग्लास वगैरह हो गया, उनसे जब जब ट्रैवल करती है तो क्या करती है, मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, वो बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। वो जो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट्स होता है वो जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ग्रेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास मेन टर्म है, इसको डिस्कस भी करेंगे, पहले हम ये देख लें फिर डायग्राम की मदद से देखेंगे इसको, क्रिटिकल एंगल को भी, सही है। जो मीडियम होता है उसका क्रिटिकल एंगल से अगर वो लार्ज हो जाए इंसिडेंट से, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, वो कहते हैं देन द रे इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम। जो हमारे पास लाइट होती है वो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम से जिस मीडियम से वो गई थी। से ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, इसको समझते हैं। जहाँ पे ये जो है एक मीडियम है, ठीक है, ये हमारे पास एयर है यहाँ पे, और ये जो है हमारे पास वाटर, ग्लास या प्लास्टिक कोई भी हो सकता है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, और ये उसका जो है नॉर्मल पॉइंट है। अब क्या होता है, हम लाइट जो है वो पास आउट कर पाते हैं यहाँ से, वो डेंसर मीडियम से जाती है कहाँ पे, एयर मीडियम में। अब हमारे पास जब ये जो होती है लाइट की रेज होती है डेंसर मीडियम से जाए एयर मीडियम में, यानी कि डेंसर से जाए रेयर मीडियम में, तो क्या होता है, हमारे पास जो वो रे होती है वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, सही है। अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास एयर, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास क्या, डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर। अब क्या होता है, ये उसका ऐसे नॉर्मल है। अब हमारे पास ये एक रे जा रही है, ठीक है, रे जा रही है, ये ना ऐसे, ये हमारे पास एयर है, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये उसका नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास एक रे जो है वो जा रही है। अब हमारे पास जब जो रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो वो जो उसका नॉर्मल होता है उसके अवे वो बेंड कर देती है। अब इसका नॉर्मल ये है, यानी कि उससे दूर वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। जाना तो उसको ऐसे चाहिए लेकिन वो क्या करेगी, वो बेंड हो जाएगी इस तरीके से उसके अवे। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, वो बेंड हो जाएगी इस पॉइंट पे आके, सही है। अब वो जो एंगल बना रही है वो ये है, और वो हमारे पास ये एंगल बना रही है, ठीक है। अब हम और समझ लेते हैं मज़ीद। ये देखें यहाँ पे जैसे यहाँ से हुई और यहाँ पे आके ना बेंड हो गई उससे अवे, सही है। अब हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंट रे है वो अगर यहाँ पे इसको वो करते हैं, मूव करवाते हैं, मीडियम चेंज करते हैं, यानी कि डेंसर से वो जाती है रेयर मीडियम में, तो जैसे जैसे अब हम अवे मूव करवाएंगे, सही है, यानी कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो उसका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। यानी कि अब ये यहाँ पे आई तो ये यहाँ पे आएगी, होना तो यहाँ चाहिए लेकिन ये इस तरीके से हमारे पास होगी। और फिर हम मज़ीद जब इसका जो इंसिडेंट रे है मज़ीद एंगल बढ़ा देते हैं, से जो इंसिडेंट एंगल है वो अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये वाला एंगल कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ से हम रे जब वो करते हैं, एंटर करते हैं एयर में, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो यहाँ पे यानी कि नॉर्मल के वो राइट हो जाता है, 90 का एंगल बनाता है। जब वो 90 का एंगल हमारे पास बना लेता है से, तो तब वो हमारे पास होता है क्रिटिकल एंगल। यानी कि ये जो हमारे पास बना, ये 90 का एंगल है, इसको नाम दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल का। यानी कि हमारे पास वो होगा थीटा सी। ये क्रिटिकल एंगल तो हमारे पास बन गया। फिर हम क्या करते हैं, मज़ीद उसको अवे ले जाते हैं, ठीक है। जब उसका मज़ीद हम इंसिडेंट एंगल जो है वो बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पहले तो ये 90 के एंगल पे आ रही थी, अब क्या होगा, अब जो है ये यहाँ पे आएगी, सही है। अब उसका जो एंगल है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो इसमें केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वो रे है वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई है इस उसी मीडियम के अंदर जिस मीडियम से वो गई थी। यानी कि उसका जो पहले मीडियम था वो डेंसर था, वो फिर कहाँ लौट आई है, वो फिर जो उसका डेंसर मीडियम है उसी के अंदर आ गई है। तो ये अब कहलाएगा हमारे पास क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उम्मीद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आप लोगों का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, कोड डायग्राम है उसको देख लेते हैं। उसी में भी यही हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस समझाया हुआ है उन्होंने, सही है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे है वो जा रही है, ठीक है, और वो वापस बेंड हो जाती है उसी मीडियम के अंदर जिससे वो जा रही थी, ये सही है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्रिटिकल एंगल को देख लेते हैं। वो कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच इट corresponding एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा सी। अब हमारे पास क्या था, हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास मीडियम है, एक रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। अब हमारे पास ये उसका नॉर्मल है। होता क्या है, अब हमारे पास ये एक रे जा रही, इंसिडेंट रे, सही है। तो ये क्या करेगी, ये हमारे पास बेंड हो जाएगी, ठीक है। बेंड कहाँ किस तरफ होगी, वो बेंड होगी उसकी अवे, जो हमारे पास उसका नॉर्मल है उसकी अवे होगी, सही। यानी कि वो जो उसकी एक डेंसर मीडियम है, यहाँ पे आके उस वो 90 का एंगल बना देगी। यानी कि अब 90 का एंगल, जो 90 का एंगल जब हमारे पास बन जाता है तो वो हमारे पास होता है क्रिटिकल एंगल, सही है। फिर हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कहते हैं द ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज़ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसका पर्टिकुलर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वो कहते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दैट मीडियम, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी है, हमारे पास n इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, स्पीड ऑफ मीडियम है। ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, तो हमारे पास दोनों स्पीड हैं, तो ये एक दूसरे का के यूनिट्स हैं उनको कैंसिल कर रही हैं। तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं वेयर द वैल्यू ऑफ n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। यहाँ पे नेचर ऑफ मीडियम पे वो डिपेंड करेगी। सो वो कहते हैं जो ये रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं होता। वो कहते हैं नेक्स्ट, फिर व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू द अदर देन एट द बाउंड्री अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट में बी रिफ्रैक्टेड बैक टू द सेम मीडियम वाइल द रिमेनिंग पार्ट में बी रिफ्रैक्टेड इनटू द अदर मीडियम। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। फिर वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड आर रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री डिपेंड वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू ऑप्टिकल मीडिया इट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, ऐसी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहते हैं इफ़ थीटा वन इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम आई एंड एंगल टू इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम वन। यानी कि मीडियम वन में उसका जो एंगल है इंसिडेंस वो थीटा वन है, और फिर थीटा टू है हमारे पास जो मीडियम ऑफ दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्शन है, सही है। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, n1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू n2 साइन थीटा टू।
से अब हम क्या करते हैं, n2 को इस तरफ ले आते हैं और जो साइन θ1 है उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा n1/n2 इज इक्वल टू साइन θ2/साइन θ1। यहाँ पे वो कहते हैं इफ़ लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड इंटर इनटू द रेयर मीडियम देन θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जब हमारे पास जो लाइट है सी वो डेंसर मीडियम से एंटर हो कहाँ पे, जो रेयर मीडियम है हमारे पास, तब हमारे पास जो θ2 है उसकी वैल्यू हमेशा θ1 से ग्रेटर होगी। फिर वो कहते हैं द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1 फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास जो इंसिडेंट का एंगल है θ1 और जो हमारे पास रिफ्रैक्शन का एंगल है θ2, वो जब 90 का बन जाएगा तब हमारे पास क्रिटिकल जो एंगल होता है वो कहलाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं θc से। पहले भी हमने इस बारे में डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उन कंडीशन को देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हमारे पास जो लाइट है उसको ट्रैवल करना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम तक, सही है। फिर वो कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, जो तो हमारे पास एक और तरीका था ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल ये है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। वो देख लेते हैं। वो कहते हैं अनदर मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इन विच द लाइट इज कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड विद इन द फाइबर इज कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं हमारे पास जो लाइट होती है, लाइट की प्रोपगेशन का ऐसा मोड जिसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर जो लाइट होती है वो मुसलसल ही रिफ्लेक्टेड होती है उस फाइबर के अंदर, सही है। उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ द ऑप्टिकल फाइबर इज इन सच अ वे दैट सेंट्रल कोर इज मेड अप ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास जो सेंट्रल कोर है वो अगर मेड अप हो किस चीज़ से, भला लार्ज वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो फिर क्या होता है, इट इज़ सराउंडेड बाय कंटिन्यूस डिक्रीजिंग एंड ऑफ लेस इंडेक्स फ्रैक्शन। तब हमारे पास ये मुसलसल क्या होगा, कम होगा, और हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। फिर वो इस तरह का जो हमारे पास फाइबर होता है उसको हम कहते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, सही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो कहते हैं इफ़ द ग्लेडिंग इज़ ऑफ कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड लेस देन दैट द कोर देन इट इज़ कॉल्ड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। जब हमारे पास जो ग्लाइडिंग है वो कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव हो, सही है, और हमारे पास वो कम हो कोर से, तो तब हमारे पास क्या होगा, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं एज लाइट रे पासिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, जब हमारे पास लाइट पास होती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो क्या होता है, हमारे पास वो बेंड होती है, वे होती है नॉर्मल से, लेकिन अगर वो रेयर से गुजरे डेंसर की तरफ तो वो फिर हमारे पास अवे नहीं होती बल्कि उसी की तरफ होती है, नॉर्मल की तरफ, सही है। पहले भी हमने बात की है। फिर वो कहते हैं इन मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द लाइट सिग्नल्स हैज़ कन्फाइंड, यानी कि हमारे पास जो मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है उसके इसमें क्या होगा, जो लाइट सिग्नल्स हैं वो कन्फाइंड रहेंगे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन के थ्रू, सही है। एंड देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द बाउंड्री एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास क्या होगा, जो बाउंड्री है उसकी उससे रिफ्रैक्शन होगी और फिर अगेन रिफ्रैक्शन होगी। सो होगा क्या, जो हमारे पास लाइट है वो उसके अंदर ही रहेगी, उसको लीव नहीं कर सकेगी जो हमारे पास फाइबर है, और ना ही उससे से एस्केप हो सकेगी, ठीक है। हाँ, वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए इजाज़त।